चैप्टर 8 डिजास्टर मैनेजमेंट। मीनिंग ऑफ डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर एक ऐसा सडन कैटास्ट्रोफिक इवेंट जो एक कम्युनिटी, रीजन या लार्जर एरिया को डिसरप्ट कर देता है। ये नेचुरल या ह्यूमन मेड हो सकता है। नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि अर्थक्वेक्स, हरिकेन्स, फ्लड्स, वाइल्ड फायर्स और सुनामीज होते हैं। वही ह्यूमन मेड या एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर्स में आते हैं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, न्यूक्लियर इंसिडेंट्स, टेररिस्ट अटैक्स और पैंडेमिक्स। इन डिजास्टर्स का असर होता है ह्यूमन लाइफ, प्रॉपर्टीज और एनवायरनमेंट पर, जिसमें इंजरीज, डिस्ट्रक्शन और इकोनॉमिक लॉसेस भी शामिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2004 का इंडियन ओशन सुनामी एक मैसिव डिजास्टर था जिसमें थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स लॉस्ट हो गई थी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हेविली डैमेज हो गया था। डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि इमरजेंसी मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो डिजास्टर्स के इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए प्लान, रिस्पॉन्स, रिकवरी और मिटिगेशन को इन्वॉल्व करता है। इसका प्राइमरी गोल होता है लाइफ और प्रॉपर्टी लॉस को कम करना और एक फास्ट और इफेक्टिव रिकवरी इंश्योर करना। फॉर इंस्टेंस, जापान अर्थक्वेक्स के लिए एडवांस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स यूज करता है जो लोगों को सेफ जगह पहुंचने का टाइम देते हैं। टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स। डिजास्टर्स को उनके ओरिजिन या कॉज के बेसिस पर क्लासिफाई किया जा सकता है। एक, नेचुरल डिजास्टर्स। मीटियोरोलॉजिकल डिजास्टर्स। ये डिजास्टर्स वेदर या एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से होते हैं। हरिकेन्स, टाइफून्स या साइक्लोन्स। ये पावरफुल ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होते हैं जिसमें हैवी रेनफॉल और स्ट्रॉन्ग वाइंड्स होते हैं। जैसे कि 1999 का ओडिशा साइक्लोन जिसमें थाउजेंड्स लॉग ऑन की जान चली गई और कोस्टल एरियाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए। टोर्नेडोज। ये वायलेंटली रोटेटिंग एयर कॉलम्स होते हैं जो सीवियर थंडरस्टॉर्म्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। यूएसए के टोर्नेडो एली में ये काफी कॉमन है जिसमें हर साल बहुत सारी डिस्ट्रक्शन होती है। फ्लड्स। जब पानी नॉर्मली ड्राई लैंड पे ओवरफ्लो करता है तो उसे फ्लड कहते हैं। ये हैवी रेनफॉल, स्नोमेल्ट या डैम फेलियर की वजह से हो सकता है। 2013 का उत्तराखंड फ्लड एक क्लासिक एग्जाम्पल है जो क्लाउड बर्स्ट और एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से हुआ था। ड्राउट्स। ये एक्सटेंडेड पीरियड्स होते हैं जब प्रेसिपिटेशन एक्सेप्शनली लो होती है जो वाटर स्केर्सिटी का कॉज बनता है। राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ रीजन्स हर साल ड्राउट फेस करते हैं जिसमें एग्रीकल्चर और डेली लाइफ पर बड़ा असर पड़ता है। ब्लिजर्ड्स, सीवियर स्नोस्टॉर्म्स जिसमें स्ट्रॉन्ग वाइंड्स, रिड्यूस्ड विजिबिलिटी और एक्सट्रीम कोल्ड होता है। एग्जाम्पल 2021 टेक्सास ब्लिजर्ड जिसमें मिलियंस लॉग ऑन को इलेक्ट्रिसिटी और पानी की शॉर्टेज का सामना करना पड़ा। जियोलॉजिकल डिजास्टर्स। अर्थ के इंटरनल प्रोसेसेस से होने वाले डिजास्टर्स। अर्थक्वेक्स। जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती है तो ग्राउंड शेक होता है। 2015 नेपाल अर्थक्वेक इसका एग्जाम्पल है। वॉल्केनिक इरप्शंस। वॉल्केनो से मोल्टन रॉक, ऐश और गैसेस इरप्ट होती है। एग्जाम्पल 1883 क्रकाटोआ एरप्शन जो बहुत पावरफुल था। सुनामीज। मैसिव ओशन वेव्स जो अंडर वाटर अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस या लैंडस्लाइड्स की वजह से जनरेट होते हैं। 2004 इंडियन ओशन सुनामी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लैंडस्लाइड्स एंड मडस्लाइड्स। जब रॉक, सॉइल और डेब्री रैपिडली नीचे गिरते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मॉनसून सीजन में ये कॉमन है। हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर्स। वाटर रिलेटेड डिजास्टर्स। फ्लैश फ्लड्स। जब शॉर्ट पीरियड में हैवी रेनफॉल होता है तो सडन फ्लड्स आते हैं।
एग्जाम्पल 2005 मुंबई फ्लड जिसमें पूरा सिटी रुक गया था। बी रिवराइन फ्लड्स जब प्रोलॉन्ग्ड रेन या स्नोमेल्ट की वजह से नदियां ओवरफ्लो करती है। ब्रह्मपुत्र और गंगा के फ्लड्स हर साल असम और बिहार को अफेक्ट करते हैं। सी एवलांचेस जब स्नो या डेब्री सडनली माउंटेन स्लोप से नीचे गिरती है। ये मेनली हिमालयस जैसे हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में कॉमन है। 4 बायोलॉजिकल डिजास्टर्स जब डिजीजेस रैपिडली स्प्रेड होती है। ए पैंडेमिक्स वर्ल्ड वाइड डिजीज आउटब्रेक्स जैसे कोविड-19 पैंडेमिक जिसने पूरा वर्ल्ड इम्पैक्ट किया था। बी एपिडेमिक्स लोकलाइज्ड डिजीज आउटब्रेक्स जैसे 2014 ओबोला आउटब्रेक वेस्ट अफ्रीका में। वी वाइल्ड फायर्स जब वेजिटेशन और फॉरेस्ट्स रैपिडली जलने लगते हैं तो वाइल्ड फायर होता है। कैलिफोर्निया और ऑस्ट्रेलिया के बुशफायर्स इसका प्राइम एग्जाम्पल है। 2 ह्यूमन मेड और एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर्स। आई इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में होने वाले डिजास्टर्स। ए केमिकल स्पिल्स जब हैजर्डस केमिकल्स एनवायरनमेंट में लीक हो जाए। एग्जाम्पल 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी जिसमें थाउजेंड्स लोग मर गए। बी न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स जब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में रेडिएशन लीक होता है। 1986 चेरनोबिल डिजास्टर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 2 टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर्स टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड फेलियर्स या एक्सीडेंट्स। ए साइबर अटैक्स जब हैकर्स कंप्यूटर नेटवर्क्स या सिस्टम्स को अटैक करते हैं। एग्जाम्पल 2017 WannaCry रैंसमवेयर अटैक। बी पावर आउटेजेस जब इलेक्ट्रिकल ग्रिड फेल हो जाए। सी ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट्स प्लेन क्रैशेस ट्रेन डिरेलमेंट्स या शिपरेक्स। 3 टेररिस्ट अटैक्स डेलिबरेट वायलेंस जो फियर और डिसरप्शन क्रिएट करता है। ए बॉम्बिंग्स जब एक्सप्लोसिव्स से पब्लिक स्पेसेस या इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जाए। बी बायोलॉजिकल या केमिकल अटैक्स जब हार्मफुल सब्सटेंसेस इंटेंशनली रिलीज की जाए। 4 सिविल अनरेस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स जब पॉलिटिकल या सोशल इश्यूज की वजह से वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है। सीरिया का ऑनगोइंग सिविल वॉर इसका एक एग्जाम्पल है। वॉर और रायट्स। एक वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं होता बल्कि सिविलियंस इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट पर भी डीपली अफेक्ट करता है। बी रायट्स जब पब्लिक डिस्टर्बेंस लार्ज स्केल पे होती है और वायलेंस इन्वॉल्व्ड होता है तो यूज रायट्स कहते हैं। 3 एनवायरनमेंटल डिजास्टर्स। एनवायरनमेंटल डिजास्टर्स 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। आई क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डिजास्टर्स। ए हीट वेव्स जब एक्सेप्शनली हाई टेम्परेचर कंटिन्यूअसली एक लंबे पीरियड तक रहती है तो उससे हीट वेव कहते हैं। इसका इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेस पे होता है। बी मेल्टिंग आइस एंड ग्लेशियल रिट्रीट क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स रैपिडली मेल्ट हो रहे हैं जो सी लेवल्स इंक्रीज कर रहा है। इसे कोस्टल फ्लडिंग और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस बढ़ रही है। 2 एनवायरनमेंटल पोल्यूशन। एक एयर पोल्यूशन जब हार्मफुल सब्सटेंसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं तो एयर पोल्यूशन होता है। इसे रेस्पिरेटरी डिजीजेस और क्लाइमेट चेंज होता है। एग्जाम्पल दिल्ली का स्मॉग जो विंटर सीजन में सीवियर एयर पोल्यूशन कॉज करता है। बी वाटर पोल्यूशन जब इंडस्ट्रियल वेस्ट केमिकल्स या अनट्रीटेड सीवेज वाटर बॉडीज को कंटामिनेट करता है तो वाटर पोल्यूशन होता है। इसे एक्वाटिक लाइफ और ह्यूमन हेल्थ दोनों इम्पैक्ट होते हैं। एनवायरनमेंटल डिजास्टर्स मल्टीपल कॉजेस से हो सकते हैं और कभी-कभी ये सेकेंडरी डिजास्टर्स को भी ट्रिगर करते हैं। फ्लड्स।
फ्लड्स एक कॉमन और सिग्निफिकेंट नेचुरल डिजास्टर है जो लोगों और एनवायरनमेंट दोनों के लिए डेवस्टेटिंग होते हैं। ये तब होते हैं जब एक्सेसिव वाटर किसी एरिया में अक्यूमुलेट हो जाता है, नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम ओवरवेल्म हो जाता है और पानी लैंड पार ओवरफ्लो करने लगता है। कॉजेस ऑफ फ्लड्स। फ्लड्स के अलग अलग नेचुरल और ह्यूमन मेड कॉजेस हो सकते हैं। हैवी रेनफॉल, जब बारिश ज्यादा टाइम तक होती रहे और सॉइल का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी एक्सीड हो जाए तो फ्लैश फ्लड्स या रिवराइन फ्लड्स हो सकते हैं। स्नोमेल्ट, स्नो कवर्ड एरियाज में अगर टेम्परेचर सडनली बढ़ जाए या बारिश हो तो स्नो रैपिडली मेल्ट करता है और रिवर्स ओवरफ्लो हो जाती है। स्टॉर्म सर्जेस, कोस्टल एरियाज में ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, हरिकेन्स या टाइफून्स की वजह से सी लेवल्स टेम्पररीली राइज करते हैं जो फ्लडिंग कॉज कर सकते हैं। रिवर ओवरफ्लो, जब प्रोलॉन्ग्ड रेनफॉल या मेल्टिंग स्नो की वजह से रिवर बैंक्स ओवरफ्लो कर जाएं तो नियर बाय एरियाज फ्लड हो सकते हैं। डैम फेलियर्स, जब डैम या लेवी फेल हो जाए तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर डाउनस्ट्रीम फ्लो करता है और सीवियर फ्लडिंग होती है। आइस जैम्स, कोल्ड क्लाइमेट रीजन्स में जब रिवर में आइस अक्यूमुलेट होता है और सडनली ब्रेक होता है तो लोकलाइज्ड फ्लडिंग हो सकती है। अर्बनाइजेशन, रैपिड अर्बन डेवलपमेंट और इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम्स फ्लैश फ्लड्स का रिस्क बढ़ते हैं। डैम और लेवी फेलियर, अगर डैम या लेवी स्ट्रक्चर वीक हो या प्रेशर एक्सेसिव हो तो उसका फेलियर सीवियर फ्लडिंग कॉज कर सकता है। इम्पैक्ट ऑफ फ्लड्स। फ्लड्स का इम्पैक्ट अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि फ्लड की इंटेंसिटी, लोकेशन और वहां के लोगों की प्रिपेयर्डनेस। यहाँ कुछ मेजर इम्पैक्ट्स डिस्कस किए गए हैं। लॉस ऑफ लाइफ एंड इंजरीज, फ्लड्स से लोगों की जान जा सकती है और इंजरीज भी हो सकती है, स्पेशली जब लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते या टाइमली इवैक्यूएट नहीं कर पाते। प्रॉपर्टी डैमेज, फ्लड वाटर्स घर, बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर सकती है। इसमें बिल्डिंग्स, व्हीकल्स और पर्सनल बिलोंगिंग्स का लॉस होता है। रिपेयर और रिप्लेसमेंट का कॉस्ट काफी हाई हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, रोड्स, ब्रिजेस, पावर लाइंस और वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज डैमेज हो सकती है। इसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और एसेंशियल सर्विसेज डिसरप्ट हो जाती है जो रिकवरी को मुश्किल बना देती है। डिस्प्लेसमेंट, फ्लड्स की वजह से लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं जो टेम्परेरी या लॉन्ग टर्म डिस्प्लेसमेंट का रीजन बन सकता है। ये सोशल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी डाल सकता है। वाटर कॉन्टैमिनेशन, फ्लड वाटर्स पोल्यूटेंट्स, कॉन्टैमिनेंट्स और सीवेज कैरी कर सकती है जो हेल्थ के लिए रिस्क क्रिएट करता है। एरोजन, फ्लड्स से रिवर बैंक्स और कोस्टल शोरलाइंस इरोड हो सकती है जो लैंड और हैबिटेट्स के लॉस का कारण बन सकता है। डिसरप्शन ऑफ सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी और क्लीन वाटर सप्लाई जैसी एसेंशियल सर्विसेज फ्लड के बाद डिसरप्ट हो सकती है जो रिकवरी और रिलीफ एफर्ट्स को और मुश्किल बना देती है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, फ्लड्स से इकोसिस्टम्स डैमेज हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स पर असर पड़ सकता है और वाटर बॉडीज पोल्यूटेंट्स से कंटैमिनेट हो सकते हैं। फ्लड मैनेजमेंट। फ्लड मैनेजमेंट का एम ये होता है कि फ्लड्स के रिस्क को कम किया जाए और जब फ्लड्स आए तो उनके इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जाए। इफेक्टिव फ्लड मिटिगेशन एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच डिमांड करता है जिसमें गवर्नमेंट एजेंसीज, कम्युनिटीज और स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट हो। यहाँ कुछ की स्ट्रैटेजीज बताई गई है। फ्लड प्लेन जोनिंग, अथॉरिटीज को जोनिंग रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि फ्लड प्रोन एरियाज में कंस्ट्रक्शन ना हो। लैंड यूज प्लानिंग इस तरह होनी चाहिए जो फ्लडिंग का रिस्क कंसिडर करे और हाई रिस्क एरियाज में बिल्डिंग्स अवॉइड करे। फ्लड वार्निंग सिस्टम्स,
अर्ली वार्निंग सिस्टम्स कम्युनिटीज को टाइमली अलर्ट कर सकते हैं, जो फ्लड्स के डिजास्ट्रस इफेक्ट्स को कम करने में मदद करते हैं। लेवीज एंड फ्लड बैरियर्स। लेवीज, डैम्स और फ्लड बैरियर्स कंस्ट्रक्ट करना रिवराइन और कोस्टल फ्लड्स से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फ्लड मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। एलिवेशन और रीलोकेशन। इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और वल्नरेबल बिल्डिंग्स को फ्लड प्रोन एरियाज से रीलोकेट या एलिवेट करना चाहिए ताकि डैमेज का रिस्क कम हो। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। पब्लिक अवेयरनेस और कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम्स होनी चाहिए जो लोगों को फ्लड इवैक्यूएशन और रिस्पांस स्ट्रैटेजीज सिखा सके। ये फ्लड्स के इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए बहुत जरूरी है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। नेचुरल फ्लड प्लेन्स और वेटलैंड्स का प्रेजर्वेशन बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक्सेस फ्लड वाटर को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन। क्लाइमेट चेंज की वजह से रेनफॉल, सी लेवल राइज और स्टॉर्म्स इंटेंस होते जा रहे हैं। अथॉरिटीज को फ्यूचर क्लाइमेट रिस्क्स को कंसिडर करके फ्लड मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज को अडेप्ट करना होगा। फ्लड्स एक कॉम्प्लेक्स और रिकरिंग डिजास्टर है जो प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिपेयर्डनेस और इफेक्टिव रिस्पांस के बिना डेंजरस हो सकते हैं। इस वजह से कोऑर्डिनेटेड अप्रोच की जरूरत होती है। अर्थक्वेक्स, कॉजेस, इफेक्ट्स मैनेजमेंट। अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक्स टैब होते हैं जब अर्थ्स क्रस्ट में एनर्जी सडनली रिलीज होती है जिसकी वजह से ग्राउंड शेक करता है। ये वाइब्रेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स और लोगों के लिए बहुत डेंजरस हो सकते हैं। कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक्स। टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स। अर्थ का आउटर शेल डिफरेंट प्लेट्स से बना है जो कॉन्स्टेंटली मूव करती है। जब ये प्लेट्स कोलाइड, सेपरेट या स्लाइड होती है तो स्ट्रेस बिल्डअप होता है और जब ये स्ट्रेस रिलीज होता है तो अर्थक्वेक आता है। फॉल्ट्स। फॉल्ट लाइंस अर्थ के क्रस्ट के वीक जोन्स होते हैं जहां स्ट्रेस अक्यूमुलेट होता है। जब ये स्ट्रेस रिलीज होता है तो अर्थक्वेक ट्रिगर होता है। वॉल्केनिक एक्टिविटी। कभी कभी वॉल्केनिक इरप्शंस के वजह से भी अर्थक्वेक्स होते हैं जब मैग्मा वॉल्केनो के अंदर मूव करता है या वॉल्केनिक वेंट कोलैप्स होता है। इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक्स। ग्राउंड शेकिंग। सबसे पहला और नोटिसेबल इफेक्ट ग्राउंड शेकिंग होता है। माइनर ट्रेमर्स से लेकर वायलेंट शेकिंग तक इंटेंसिटी वेरी करती है। स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स बिल्डिंग्स और ब्रिजेस कोलैप्स कर सकते हैं। इम्पैक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स का इम्पैक्ट सिर्फ ग्राउंड शेकिंग तक लिमिटेड नहीं होता बल्कि दूसरे सेकेंडरी हैजर्ड्स भी क्रिएट कर सकता है। स्ट्रक्चरल डैमेज। अर्थक्वेक्स बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर को सेवियरली डैमेज कर सकते हैं। पुअरली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स ज्यादा वल्नरेबल होते हैं और उनका कोलैप्स होने का रिस्क बहुत हाई होता है। लैंडस्लाइड्स और एवलांचेस। साइज्मिक एक्टिविटी माउंटेनस रीजन्स में लैंडस्लाइड्स और एवलांचेस को ट्रिगर कर सकती है। ये स्ट्रक्चर्स के लिए और भी ज्यादा थ्रेट क्रिएट करता है और रेस्क्यू ऑपरेशंस को मुश्किल बना देता है। सुनामीज। अगर अर्थक्वेक अंडर वाटर या कोस्ट लाइन के पास होता है तो ये मैसिव ओशन वेव्स यानी सुनामीज जनरेट कर सकता है। ये कोस्टल एरियाज को इनंडेट करके वाइडस्प्रेड डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं। सेकेंडरी हैजर्ड्स। अर्थक्वेक्स की वजह से फायर्स भी लग सकती है, स्पेशली अगर गैस पाइपलाइंस रप्चर हो जाएं। ये अर्बन एरियाज में और भी डेंजरस हो जाता है क्योंकि डेंसली पॉपुलेटेड जगह पर फायर्स कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। इंजरीज और फेटालिटीज। बिल्डिंग कोलैप्सेस, फॉलिंग डेब्री और ग्राउंड शेकिंग इंजरीज और फेटालिटीज कॉज कर सकता है। ज्यादा इंटेंसिटी वेल अर्थक्वेक्स ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं।
डिस्प्लेसमेंट और होमलेसनेस। जिन लोगों के घर डैमेज हो जाते हैं या अनसेफ हो जाते हैं, उनको इवैक्यूएट करना पड़ता है। ये डिस्प्लेसमेंट टेम्परेरी भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी। इंफ्रास्ट्रक्चर डिसरप्शन। अर्थक्वेक्स के बाद ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, पावर सप्लाई और वाटर सिस्टम्स डिसरप्ट हो जाते हैं। ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स और रिकवरी एफर्ट्स को स्लो कर सकता है। साइकोलॉजिकल और सोशल इम्पैक्ट। अर्थक्वेक्स सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं लाते, बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी कॉज करते हैं। लोगों में स्ट्रेस और फियर डेवलप होता है, जो सोशल डिसरप्शन भी क्रिएट कर सकता है। मिटिगेशन ऑफ अर्थक्वेक रिस्क्स। बिल्डिंग कोड्स और रेट्रोफिटिंग। साइज्मिक बिल्डिंग कोड्स का इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करना चाहिए ताकि नए और एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बने। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। एडवांस्ड अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप करने चाहिए ताकि लोगों को एडवांस नोटिस मिल सके और वो सेफ जगह पहुंच सके। पब्लिक एजुकेशन। लोगों को अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, सेफ्टी मेजर्स और इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स सिखाने चाहिए ताकि वो इमरजेंसी सिचुएशंस में प्रॉपर्ली रिएक्ट कर सके। इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान्स। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस, मेडिकल केयर और डिजास्टर रिलीफ के लिए एडवांस प्लानिंग और ड्रिल्स होने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स और पावर प्लांट्स को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाना जरूरी है ताकि डैमेज का रिस्क कम हो। लैंड यूज प्लानिंग। अर्बन डेवलपमेंट और लैंड यूज प्लानिंग में अर्थक्वेक रिस्क असेसमेंट को कंसिडर करना चाहिए ताकि हाई रिस्क एरियाज में कंस्ट्रक्शन अवॉइड किया जा सके। साइज्मिक हैजर्ड असेसमेंट। कांस्टेंट साइज्मिक एक्टिविटी मॉनिटरिंग और अर्थक्वेक हैजर्ड्स का असेसमेंट जरूरी है, स्पेशली उन रीजन्स में जो हाई रिस्क जोन्स में आते हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में नेबरिंग कंट्रीज के साथ मिलकर हैजर्ड असेसमेंट और डिजास्टर रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी होता है। ट्रांसबाउंडरी अर्थक्वेक्स के इम्पैक्ट को कम करने के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एसेंशियल है। अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज कम्युनिटीज को सेफ बनाने और डिजास्टर्स के इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने में हेल्प करती है। साइक्लोन्स, पावरफुल डिस्ट्रक्टिव वेदर सिस्टम्स। साइक्लोन्स एक डेंजरस और इंटेंस वेदर सिस्टम होते हैं जो स्ट्रॉन्ग वाइंड्स, हैवी रेनफॉल और लो प्रेशर सेंटर्स के साथ आते हैं। डिफरेंट रीजन्स में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। हरिकेन्स, अटलांटिक और नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। टाइफून्स, नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। साइक्लोन्स, साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशन। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जनरल टर्म जो इन सब के लिए उसे होता है। फीचर्स ऑफ साइक्लोन्स। फॉर्मेशन। साइक्लोन्स टैब बनते हैं जब वार्म ओशन वाटर्स कम से कम 26 डिग्रीज सेल्सियस या 79 डिग्रीज फ़ारेनहाइट हीट और मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, जो स्टॉर्म को फ्यूल करता है। लो प्रेशर और एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस जैसे ट्रॉपिकल वेव मिलकर एक साइक्लोनिक सिस्टम डेवलप करते हैं। स्ट्रक्चर। साइक्लोन के सेंटर को आई कहा जाता है, जो काम और लाइट विंड्स वाला होता है। आई के आईआरडी गर्ड आई वॉल होती है, जहां सबसे स्ट्रॉन्ग विंड्स और हैवी रेनफॉल होती है। स्पाइरल बैंड्स ऑफ क्लाउड्स और थंडरस्टॉर्म्स साइक्लोन के आउटर रीजन में होते हैं। इंटेंसिटी। साइक्लोन्स की इंटेंसिटी कैटेगराइज करने के लिए सैफर-सिम्पसन हरिकेन वाइंड स्केल यूज होती है। कैटेगरी 1 वीकेस्ट, कैटेगरी 5 स्ट्रॉन्गेस्ट, वाइंड स्पीड 157 माइल्स पर आवर या 252 किलोमीटर्स पर आवर से ज्यादा। मूवमेंट।
साइक्लोन्स ओशन के ऊपर मूव करते हैं और जब लैंडफॉल करते हैं तो सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन होता है। इनका पाथ और स्पीड एटमॉस्फेरिक और ओशियानिक कंडीशंस पर डिपेंड करता है। इंपैक्ट्स। साइक्लोन्स मल्टीपल डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स कॉज कर सकते हैं। स्टॉर्म सर्जेस, हाई सी लेवल्स जो कोस्टल फ्लडिंग कॉज करते हैं। हेवी रेनफॉल जो सीवियर फ्लडिंग और लैंडस्लाइड्स ट्रिगर कर सकता है। स्ट्रॉन्ग वाइंड्स बिल्डिंग्स, ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज कर सकती है। टोर्नेडोज, कभी कभी साइक्लोन्स से टोर्नेडोज भी फॉर्म हो सकते हैं। ये सारे फैक्टर्स मिलकर लाइफ लॉस, प्रॉपर्टी डैमेज और इकोनॉमिक डिसरप्शन कॉज कर सकते हैं। साइक्लोन्स से बचने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और प्रॉपर प्रिपेयर्डनेस स्ट्रैटेजीज जरूरी है। साइक्लोन फॉरकास्टिंग ट्रैकिंग। मीटियोरोलॉजिस्ट्स एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक मॉडल्स का उसे करके साइक्लोन्स की पाथ और इंटेंसिटी ट्रैक और प्रिडिक्ट करते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और इवैक्यूएशन प्लान्स बहुत जरूरी होते हैं ताकि साइक्लोन प्रोन एरियाज में डैमेज मिनिमाइज किया जा सके। रीजनल नेम्स ऑफ साइक्लोन्स। साइक्लोन्स को अलग अलग रीजन्स में अलग नाम से जाना जाता है। हरिकेन्स अटलांटिक और नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। टाइफून्स नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। साइक्लोन्स साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशन। कॉजेस ऑफ साइक्लोन्स। साइक्लोन्स एक कॉम्प्लेक्स मीटियोरोलॉजिकल फेनोमेनन है जो स्पेसिफिक एटमॉस्फेरिक और ओशियानिक कंडीशंस के वजह से फॉर्म होते हैं। इनके फॉर्मेशन के मैं कॉजेस ये हैं। एक, वार्म ओशन वाटर। साइक्लोन्स टैब फॉर्म होते हैं जब सी सरफेस टेम्परेचर 26 डिग्रीज सेल्सियस 79 डिग्रीज फ़ारेनहाइट या उससे ज्यादा होता है। वार्म वाटर इवेपोरेट होता है, एटमॉस्फेयर में राइज करता है और एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट करता है। दो, लो प्रेशर सिस्टम। जब एटमॉस्फेयर में एक ट्रॉपिकल वेव या लो प्रेशर डिस्टरबेंस होता है तो ये साइक्लोन फॉर्मेशन का ट्रिगर बन सकता है। तीन, मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। वार्म और मॉइस्ट एयर ओशन के सरफेस से राइज करती है जिसे अपड्राफ्ट क्रिएट होता है। जैसे जैसे ये एयर राइज करती है वो कूल होके कॉन्डेंस होती है और क्लाउड्स फॉर्म करती है। इस कॉन्डेंसेशन प्रोसेस से लेटेंट हीट रिलीज होती है जो साइक्लोन के एनर्जी को और बढ़ता है। चार, कोरियोलिस इफेक्ट। अर्थ की रोटेशन के वजह से कोरियोलिस इफेक्ट होता है जो साइक्लोन के रोटेशन को इन्फ्लुएंस करता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर साइक्लोन्स काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। सदर्न हेमिस्फेयर साइक्लोन्स क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ये इफेक्ट स्टॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक स्पिनिंग मोशन प्रोवाइड करता है। 5, अपर लेवल वाइंड्स। साइक्लोन्स को लो विंड शेयर चाहिए, मतलब डिफरेंट एल्टीट्यूड्स पर विंड स्पीड और डायरेक्शन ज्यादा वेरी नहीं होनी चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग विंड शेयर हो तो साइक्लोन डिसरप्ट हो सकता है। 6, प्री एग्जिस्टिंग वेदर डिस्टरबेंसेस। साइक्लोन्स अक्सर प्री एग्जिस्टिंग डिस्टरबेंसेस जैसे ट्रॉपिकल वेव्स या थंडरस्टॉर्म्स क्लस्टर्स से फॉर्म होते हैं। ये डिस्टरबेंसेस जब वार्म ओशन वाटर्स के ऊपर आते हैं तो और ऑर्गेनाइज्ड होके साइक्लोन बन सकते हैं। 7, अर्थ्स रोटेशन। अर्थ की रोटेशन भी साइक्लोन फॉर्मेशन और डेवलपमेंट में क्रूशियल रोल प्ले करती है। कोरियोलिस इफेक्ट भी इसी रोटेशन का एक कंसिक्वेंस है जो साइक्लोन के मोशन को डिटरमाइन करता है। 8, टाइम ऑफ ईयर। साइक्लोन फॉर्मेशन एक सीजनल फेनोमेनन होता है और अलग अलग रीजन्स में स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स में पीक एक्टिविटी देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अटलांटिक हरिकेन सीजन जून 1 नवंबर 30। इंडियन ओशन साइक्लोन सीजन अप्रैल दिसंबर।
ये सारे फैक्टर्स मिलकर साइक्लोन्स को फॉर्म और इंटेंसिफाई करते हैं, जो सीवियर डिस्ट्रक्शन का रीजन बन सकते हैं। इसलिए साइक्लोन फोरकास्टिंग और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस बहुत जरूरी है। साइक्लोन फॉर्मेशन प्रेडिक्शन। ये समझना जरूरी है कि चाहे ये सारे फैक्टर्स साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी होते हैं, लेकिन हर डिस्टरबेंस जो ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है, साइक्लोन नहीं बनता। साइक्लोन फॉर्मेशन एक कॉम्प्लेक्स और वेरिएबल प्रोसेस है, जिसमें एटमॉस्फेरिक और ओशियानिक फैक्टर्स का इंटरैक्शन एक बड़ा रोल प्ले करता है। मीटियोरोलॉजिस्ट्स के लिए साइक्लोन प्रेडिक्शन और ट्रैकिंग एक चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन टेक्नोलॉजी और रिसर्च के एडवांसमेंट्स ने साइक्लोन फॉरकास्टिंग और प्रिपेयर्डनेस एफर्ट्स को काफी इंप्रूव किया है। इंपैक्ट्स ऑफ साइक्लोन्स। साइक्लोन्स, जो अलग अलग रीजन्स में हरिकेन्स या टाइफून्स के नाम से जाने जाते हैं, दुनिया के सबसे पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव नेचुरल डिजास्टर्स में से एक होते हैं। इनका इम्पैक्ट साइक्लोन की इंटेंसिटी, साइज, स्पीड और अफेक्टेड एरिया की वल्नरेबिलिटी पर डिपेंड करता है। ये है साइक्लोन्स के मेजर इम्पैक्ट्स। एक, स्ट्रॉन्ग वाइंड्स। साइक्लोन्स के एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग और सस्टेन्ड वाइंड्स बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और वेजिटेशन को सीवियर डैमेज पहुंचते हैं। कैटेगरी 5 साइक्लोन्स में वाइंड स्पीड 157 माइल्स पर आवर 252 किलोमीटर्स पर आवर से भी ज्यादा हो सकती है, जो मैसिव डिस्ट्रक्शन का रीजन बनता है। 2, स्टॉर्म सर्जेस। साइक्लोन्स से स्टॉर्म सर्जेस क्रिएट होते हैं, जो अबनॉर्मली हाई सी लेवल्स होते हैं, जिन्हें स्ट्रॉन्ग विंड्स और लो प्रेशर सिस्टम ड्राइव करता है। स्टॉर्म सर्जेस कोस्टल एरियाज को फ्लड कर सकते हैं, जिसे कोस्टल एरोजन और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है। 3, हैवी रेनफॉल फ्लडिंग। साइक्लोन्स बहुत ज्यादा बारिश लाते हैं, जो लो लाइंग एरियाज में सीवियर फ्लडिंग कॉज करती है। ये फ्लडिंग प्रॉपर्टी डैमेज, लॉस ऑफ लाइफ और एसेंशियल सर्विसेज डिसरप्शन का मेजर रीजन होती है। 4, टोर्नेडोज। साइक्लोन्स के अंदर टोर्नेडोज भी फॉर्म हो सकते हैं, जो स्टॉर्म की डिस्ट्रक्टिव पावर और बढ़ा देते हैं। ये लोकलाइज्ड होते हैं, लेकिन सीवियर डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं। 5, इनलैंड फ्लडिंग। साइक्लोन लैंडफॉल करने के बाद भी हैवी रेनफॉल और फ्लडिंग कॉज कर सकता है। ये इनलैंड एरियाज में रिवर्स ओवरफ्लो होने, फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स का रीजन बनता है। 6, स्ट्रक्चरल डैमेज। साइक्लोन्स से होम्स, बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस, पावर लाइंस सेवियरली डैमेज हो सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन सिस्टम्स वीक्स तक डिसरप्ट हो सकते हैं। 7, लॉस ऑफ लाइफ। साइक्लोन्स से फेटालिटीज होती है, जो ड्राउनिंग, फ्लाइंग डेब्री और कोलैप्सिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से होती है। टाइमली इवैक्यूएशन और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस लाइफ सेविंग हो सकती है। 8, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक इम्पैक्ट। साइक्लोन्स क्रॉप्स, लाइवस्टॉक और फिशरीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जो अफेक्टेड रीजन्स की इकोनॉमी को क्रिपल कर देता है। फूड सिक्योरिटी और लाइवलीहुड्स पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है। साइक्लोन्स का इम्पैक्ट बहुत वाइड रेंजिंग और डेवस्टेटिंग हो सकता है, इसलिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स बहुत जरूरी है, ताकि उनके डैमेज को मिनिमाइज किया जा सके। साइक्लोन इम्पैक्ट्स। 9, एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट। साइक्लोन्स नेचुरल इकोसिस्टम्स को सेवियरली डैमेज कर सकते हैं। कोरल रीफ्स, कोस्टल हैबिटेट्स और वाइल्ड लाइफ पर डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। फ्लडिंग और स्टॉर्म सर्जेस पोल्यूटेंट्स और डेब्री को सेंसिटिव इकोसिस्टम्स तक ले जा सकते हैं, जिसे मरीन लाइफ और बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचता है। 10, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल।
साइक्लोन्स की वजह से लोगों को अपने घर छोड़कर टेम्परेरी शेल्टर्स में रहना पड़ता है। ये डिस्प्लेसमेंट फिजिकली और इमोशनली चैलेंजिंग होता है, स्पेशली लो इनकम और वल्नरेबल कम्युनिटीज के लिए। 11 लॉन्ग टर्म रिकवरी। साइक्लोन्स के बाद रिकवरी प्रोसेस बहुत लेंथी और एक्सपेंसिव होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड करना, एसेंशियल सर्विसेज रिस्टोर करना और अफेक्टेड कम्युनिटीज को सपोर्ट करना काफी रिसोर्सेस और प्लानिंग डिमांड करता है। 12 साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। साइक्लोन्स मेंटल हेल्थ पर भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स डाल सकते हैं। सर्वाइवर्स पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स से ये इम्पैक्ट कम किया जा सकता है। आज की टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड फोरकास्टिंग ने साइक्लोन इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज करने में बहुत मदद की है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के वजह से फ्यूचर में ये स्टॉर्म्स और इंटेंस हो सकते हैं। इस वजह से एडेप्टेशन और मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। मिटिगेशन ऑफ साइक्लोन्स। साइक्लोन्स के इफेक्ट्स को कम करने के लिए एक मल्टीलेयर्ड अप्रोच जरूरी है। यहां कुछ की मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज दी गई है। 1 अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। एक्यूरेट और टाइमली साइक्लोन वार्निंग्स लोगों को प्रिपेयर होने का टाइम देते हैं। मीटियोरोलॉजिकल फोरकास्ट्स, स्टॉर्म ट्रैकिंग और इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल्स ये इंश्योर करते हैं कि लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। पब्लिक एजुकेशन कैंपेन्स भी जरूरी है ताकि लॉग वार्निंग्स का सही तरीके से रिस्पॉन्स दी सके। 2 इवैक्यूएशन शेल्टर प्लानिंग। साइक्लोन प्रोन एरियाज में इवैक्यूएशन प्लान्स और डेजिग्नेटेड शेल्टर्स होने चाहिए। शेल्टर्स साइक्लोन कंडीशंस को विथस्टैंड कर सके और लार्ज पॉपुलेशंस को अकोमोडेट कर सके, ये इंश्योर करना जरूरी है। रेगुलर इवैक्यूएशन ड्रिल्स और वल्नरेबल पॉपुलेशंस, एल्डरली, डिसेबल्ड के लिए ट्रांसपोर्टेशन और असिस्टेंस अरेंज करना भी इम्पोर्टेंट है। 3 बिल्डिंग कोड्स स्टैंडर्ड्स। साइक्लोन रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग कोड्स और कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स एनफोर्स करना प्रॉपर्टी डैमेज और कैजुअलिटीज को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को रेट्रोफिट और अपग्रेड करना भी उनकी रेजिलियंस बढ़ता है। 4 कोस्टल प्रोटेक्शन। कोस्टल एरियाज स्टॉर्म सर्जेस और फ्लडिंग के लिए सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। सी वॉल्स, लेवीज और डाइक्स जैसे कोस्टल डिफेंसेस मेंटेन करना साइक्लोन्स के इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज कर सकता है। ये मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज साइक्लोन इम्पैक्ट्स को रिड्यूस करने में हेल्प करती है और कम्युनिटीज को स्टॉर्म्स के लिए ज्यादा प्रिपेयर्ड बनती है। साइक्लोन मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। 5 लैंड यूज प्लानिंग। प्रॉपर लैंड यूज प्लानिंग से वल्नरेबिलिटी रिड्यूस की जा सकती है। फ्लड प्लेन्स और कोस्टल जोन्स जैसे हाई रिस्क एरियाज में कंस्ट्रक्शन अवॉइड करना चाहिए। सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने से साइक्लोन रिलेटेड हैजर्ड्स मिनिमाइज किए जा सकते हैं। 6 रूरल रेजिलियंस। रूरल एरियाज में रिफॉरेस्टेशन और सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स से सॉइल एरोजन और फ्लडिंग रिड्यूस हो सकती है। क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोट करना फार्मर्स और रूरल कम्युनिटीज को साइक्लोन्स से बेटर प्रोटेक्ट कर सकता है। 7 इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस। पावर प्लांट्स, वाटर सप्लाई सिस्टम्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स साइक्लोन रेजिस्टेंट होने चाहिए। बैकअप पावर और रिडंडेंसी इंश्योर करना इम्पोर्टेंट है ताकि क्रिटिकल सर्विसेज साइक्लोन के दौरान भी फंक्शनल रहे। 8 इंश्योरेंस रिस्क रिडक्शन। साइक्लोन इंश्योरेंस लॉग ऑन और बिजनेसेस को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
इंश्योरेंस इंसेंटिव्स से लॉग रिस्क रिडक्शन मेजर्स अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट हो सकते हैं। 9 एजुकेशन अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स और एजुकेशनल प्रोग्राम्स लॉग ऑन को साइक्लोन रिस्क्स और इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स समझाने में हेल्प करते हैं। अगर कम्युनिटीज प्रिपेयर्ड होंगी तो वो अपना और अपनी प्रॉपर्टी का ज्यादा बेहतर सुरक्षण कर सकेंगी। 10 क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन। क्लाइमेट चेंज साइक्लोन्स को और इंटेंस और अनप्रेडिक्टेबल बना सकता है। लॉन्ग टर्म डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्लान्स में क्लाइमेट एडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज को इंक्लूड करना जरूरी है। 11 इंटरनेशनल कोऑपरेशन। साइक्लोन्स का इम्पैक्ट एक कंट्री तक सीमित नहीं होता। इंटरनेशनल लेवल पर इंफॉर्मेशन और रिसोर्स शेयरिंग से डिजास्टर रिस्पॉन्स और रेजिलियंस इंप्रूव हो सकती है। 12 कम्युनिटी एंगेजमेंट। लोकल कम्युनिटीज डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स में एक की रोल प्ले कर सकती है। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, लोकल लीडर्स और वॉलंटियर्स को एक्टिवली इन्वॉल्व करना चाहिए। ये सब मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज सिर्फ एक बार इम्प्लीमेंट करने की नहीं बल्कि कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट और अडेप्टेशन का हिस्सा होनी चाहिए ताकि फ्यूचर साइक्लोन्स के लिए बेटर प्रिपेयर्डनेस हो सके। इंट्रोडक्शन टू लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स भी एक सीवियर नेचुरल डिजास्टर है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट और ह्यूमन लाइव्स पर डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट डाल सकते हैं। लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं? लैंडस्लाइड्स टैब होते हैं जब मिट्टी, पठार और डेब्री स्लोप से नीचे गिरने लगते हैं। ये प्रोसेस सडन और अनप्रेडिक्टेबल होता है जो बिल्डिंग्स, रोड्स और एंटायर कम्युनिटीज डिस्ट्रॉय कर सकता है। हेवी रेनफॉल, अर्थक्वेक्स और डिफॉरेस्टेशन लैंडस्लाइड्स होने के मेजर कॉजेस है। लैंडस्लाइड्स एक नेचुरल डिजास्टर है जो ग्रेविटी के इफेक्ट से रॉक्स, सॉइल और डेब्री के रैपिड डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से होते हैं। ये छोटी लोकलाइज्ड इंसिडेंट्स से लेकर कैटास्ट्रोफिक लार्ज स्केल डिजास्टर्स तक हो सकते हैं। आइए समझते हैं लैंडस्लाइड्स के मेजर कॉजेस जो नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड दोनों हो सकते हैं। 1. हैवी रेनफॉल। बारिश जमीन को सैचुरेट कर देती है जिससे मिट्टी और रॉक अनस्टेबल हो जाती है। एक्सेस वाटर पोर प्रेशर बढ़ता है, फ्रिक्शन और कोहेजन रिड्यूस करता है जो स्लोप स्टेबिलिटी के लिए जरूरी होते हैं। स्टीप स्लोप्स पर हैवी रेनफॉल के बाद लैंडस्लाइड्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। 2. स्टीप स्लोप्स। ज्यादा स्टीप टेरेन पर लैंडस्लाइड का रिस्क नेचुरली हाई होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वहां ज्यादा होती है। स्टीप स्लोप्स पर डेब्री और लूज मटेरियल अक्यूमुलेट होता है जो इंस्टेबिलिटी बढ़ता है। 3. सॉइल रॉक टाइप। लूज और पुअरली कॉम्पैक्टेड सॉइल्स जैसे कि क्ले, सिल्ट या सैंड लैंडस्लाइड्स के लिए ज्यादा प्रोन होती है। वीक और वेदर्ड रॉक लेयर्स भी स्लोप इंस्टेबिलिटी का मेजर रीजन हो सकती है। 4. अर्थक्वेक्स। साइज्मिक एक्टिविटी जैसे अर्थक्वेक्स और आफ्टरशॉक्स ग्राउंड को शेक करते हैं और स्लोप्स को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। वाइब्रेशंस से रॉक्स और डेब्री डिसलॉज हो सकते हैं जो लैंडस्लाइड्स ट्रिगर करते हैं। 5. वॉल्केनिक एक्टिविटी। वॉल्केनिक इरप्शंस लैंडस्लाइड्स को ट्रिगर कर सकती है जैसे पायरोक्लास्टिक फ्लोज, फास्ट मूविंग वॉल्केनिक ऐश, रॉक और गैस मिक्सचर। डेब्री एवलांचेस, वॉल्केनिक मटेरियल का मैसिव लैंडस्लाइड। 6. ह्यूमन एक्टिविटीज। माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, डिफॉरेस्टेशन और एक्सकवेशन नेचुरल स्लोप्स को डिस्टर्ब कर सकती है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम्स लैंडस्लाइड रिस्क्स बढ़ा सकती है। एग्रीकल्चर और इरिगेशन भी सॉइल मॉइस्चर और स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकती है। 7. ग्राउंड वाटर फ्लक्चुएशंस। हैवी रेनफॉल या ह्यूमन एक्टिविटीज
जैसे वेल पंपिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स को फ्लक्चुएट कर सकती है। राइजिंग ग्राउंड वाटर पोर प्रेशर बढ़ता है, जो शेयर स्ट्रेंथ रिड्यूस करके लैंडस्लाइड्स को ट्रिगर करता है। 8. फ्रीज थॉ साइकिल्स। ठंडी जगहों में फ्रीज थॉ साइकिल्स से रॉक्स और सॉइल वीक हो सकती है। रिपीटेड फ्रीजिंग और थॉइंग से एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो मटेरियल को डिसइंटीग्रेट करता है और लैंडस्लाइड वल्नरेबिलिटी बढ़ता है। 9. वेजिटेशन कवर। पेड़ और वेजिटेशन स्लोप्स को स्टेबलाइज करते हैं क्योंकि रूट्स सॉइल को रीइंफोर्स करते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन से सैचुरेशन और लैंडस्लाइड का रिस्क कम होता है। डिफॉरेस्टेशन या कंस्ट्रक्शन से वेजिटेशन हटाने पर स्लोप्स ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है। लैंडस्लाइड्स एक मल्टीफैक्टर फेनोमेनन है, जिसमें नेचुरल और मैनमेड कॉजेस कॉम्बाइन होते हैं। इन्हें समझना और मिटिगेट करना जरूरी है ताकि ह्यूमन सेटलमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट किया जा सके। लैंडस्लाइड्स, रिस्क्स, इम्पैक्ट्स। लैंडस्लाइड्स एक कॉम्प्लेक्स नेचुरल डिजास्टर है जो मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं। अगर किसी एरिया में पहले भी लैंडस्लाइड्स हो चुकी है, तो वहां फ्यूचर में भी रिस्क ज्यादा होता है। लैंडस्लाइड हैजर्ड्स को असेस करना और मिटिगेशन मेजर्स इंप्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है ताकि इनके रिस्क्स को मिनिमाइज किया जा सके। इम्पैक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स का एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिटीज और इकोनॉमीज पर बहुत सीवियर इम्पैक्ट हो सकता है। इनके इफेक्ट्स साइज, स्पीड और अफेक्टेड एरिया की वल्नरेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं। आइए समझते हैं मेजर इम्पैक्ट्स जो लैंडस्लाइड्स से हो सकते हैं। 1. लॉस ऑफ लाइफ। लैंडस्लाइड्स डेडली हो सकते हैं क्योंकि लॉग रॉक्स, सॉइल और डेब्री के मैसिव फ्लो में फंस सकते हैं। बेरियल, एंट्रैपमेंट या सीरियस इंजरीज की वजह से कैजुअल्टीज होने के चांसेस हमेशा हाई होते हैं। 2. प्रॉपर्टी डैमेज। होम्स, बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडस्लाइड्स में सेवियरली डैमेज हो सकते हैं। लैंडस्लाइड की वेलोसिटी और साइज के बेसिस पर डिस्ट्रक्शन का लेवल डिसाइड होता है। 3. इंफ्रास्ट्रक्चर डिसरप्शन। लैंडस्लाइड्स ट्रांसपोर्टेशन राउट्स को ब्लॉक कर सकती है, जैसे कि रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस। ये डिसरप्शंस इकोनॉमिक लॉसेस बढ़ते हैं और इमरजेंसी रिस्पांस एफर्ट्स को स्लो कर देते हैं। 4. डिस्प्लेसमेंट। लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में रहने हुए लोगों को एविक्ट होना पड़ सकता है। ये डिस्प्लेसमेंट टेम्परेरी भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म भी, जो सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस क्रिएट करता है। 5. एनवायरनमेंटल डैमेज। इकोसिस्टम्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। वेजिटेशन और फॉरेस्ट्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। रिवर कोर्सेस शिफ्ट हो सकते हैं। वाटर बॉडीज में सेडिमेंटेशन बढ़ सकती है, जो एक्वाटिक लाइफ के लिए हार्मफुल हो सकती है। 6. इकोनॉमिक कॉस्ट्स। रिपेयरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और लैंडस्लाइड रिस्पॉन्स काफी कॉस्टली होता है। डेब्री रिमूवल, रिबिल्डिंग और रिलीफ एफर्ट्स पर गवर्नमेंट्स और कम्युनिटीज को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। 7. सेडिमेंटेशन। लैंडस्लाइड्स में लार्ज अमाउंट्स ऑफ सेडिमेंट डाउनस्ट्रीम फ्लो कर सकता है, जो रिवर्स और लेक्स में बिल्डअप क्रिएट करता है। वाटर क्वालिटी अफेक्ट करता है। एक्वाटिक हैबिटेट्स डिस्टर्ब करता है। नेविगेशन और फिशिंग इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट करता है। 8. कल्चरल हिस्टोरिकल लॉसेस। लैंडस्लाइड्स हिस्टोरिकल और कल्चरल हेरिटेज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल साइट्स, ओल्ड बिल्डिंग्स और लैंडमार्क्स लैंडस्लाइड्स में वाइप आउट हो सकते हैं। 9. साइकोलॉजिकल सोशल इम्पैक्ट। सर्वाइवर्स PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस कर सकते हैं।
इंटायर कम्युनिटीज डिस्ट्रेस और सोशल डिसरप्शंस से गुजर सकती है। लैंडस्लाइड्स के इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म और फार रीचिंग होते हैं, इसलिए प्रिवेंशन और मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। लैंडस्लाइड रिकवरी मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। लैंडस्लाइड्स के इम्पैक्ट्स लॉन्ग टर्म और कॉस्टली हो सकते हैं। इस वजह से इफेक्टिव रिकवरी और मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज का होना बहुत जरूरी है। आइए सबसे पहले समझते हैं रिकवरी चैलेंजेस जो लैंडस्लाइड्स के बाद सामने आते हैं। एक, लॉन्ग टर्म रिकवरी। लैंडस्लाइड के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड करना, सर्विसेज रिस्टोर करना और अफेक्टेड कम्युनिटीज को सपोर्ट करना लेंथी और एक्सपेंसिव होता है। इस प्रोसेस में सिग्निफिकेंट रिसोर्सेस और प्लानिंग की जरूरत होती है। 2, सेकेंडरी हैजर्ड्स। लैंडस्लाइड्स नए हैजर्ड्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि फ्लैश फ्लड्स, अगर लैंडस्लाइड की वजह से रिवर्स ब्लॉक हो जाए और टेम्परेरी डैम्स बन जाएं। इन डैम्स का सडन रिलीज डाउनस्ट्रीम फ्लडिंग क्रिएट कर सकता है। 3, एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट। लैंडस्लाइड्स क्रॉपलैंड्स, ऑर्चर्ड्स और लाइवस्टॉक डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये एग्रीकल्चर सेक्टर में इकोनॉमिक लॉसेस और फूड सिक्योरिटी इश्यूज क्रिएट करता है। लैंडस्लाइड मिटिगेशन प्रिवेंटिव मेजर्स। लैंडस्लाइड रिस्क्स को मिनिमाइज करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस बहुत जरूरी है। आइए समझते हैं बेस्ट स्ट्रैटेजीज जो लैंडस्लाइड रिस्क को कम कर सकती है। 1, लैंडस्लाइड हैजर्ड असेसमेंट। एक रीजन का थोरो हैजर्ड असेसमेंट करना जरूरी है। जियोलॉजी, टोपोग्राफी, रेनफॉल पैटर्न्स और पास्ट लैंडस्लाइड हिस्ट्री का एनालिसिस करना चाहिए। प्रोन एरियाज को आइडेंटिफाई करके मिटिगेशन एफर्ट्स प्रायोरिटाइज करनी चाहिए। 2, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। हेवी रेनफॉल, साइज्मिक एक्टिविटी या स्लोप मूवमेंट्स डिटेक्ट करने वेल सिस्टम्स इंस्टॉल करने चाहिए। ये सिस्टम्स टाइमली अलर्ट्स प्रोवाइड करेंगे ताकि लॉग इवैक्यूएट कर सके या प्रोटेक्टिव मेजर्स ले सके। 3, लैंड यूज प्लानिंग जोनिंग। लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में कंस्ट्रक्शन रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। प्रॉपर जोनिंग लॉज एस्टैब्लिश करनी चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल लैंड डेवलपमेंट प्रमोट करें। स्लोप्स डिस्टर्ब करने वेल एक्टिविटीज मिनिमाइज करनी चाहिए। 4, स्लोप स्टैबिलाइजेशन। इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस जैसे रिटेनिंग वॉल्स, रॉक बोल्ट्स, सॉइल एंकर्स और टेरेसिंग यूज करनी चाहिए। ये टेक्निक्स स्टीप टेरेन्स में स्लोप्स को स्टैबिलाइज करने में हेल्प करती है। 5, ड्रेनेज मैनेजमेंट। एक्सेस वाटर मैनेज करने के लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम्स इंस्टॉल करने चाहिए। सरफेस ड्रेन्स, सबसरफेस ड्रेन्स और कल्वर्ट्स यूज करने से वाटर स्लोप्स से रीडायरेक्ट हो सकता है। 6, वेजिटेशन मैनेजमेंट। स्लोप्स पर वेजिटेशन मेंटेन या रिस्टोर करनी चाहिए। ट्रीज और प्लांट्स सॉइल को स्टैबिलाइज करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और एरोजन रिड्यूस करते हैं। डिफॉरेस्टेशन अवॉइड करनी चाहिए, स्पेशली हिली और माउंटेनस एरियाज में। 7, सॉइल एरोजन कंट्रोल। एरोजन ब्लैंकेट्स, सिल्ट फेंसेस और रीवेजिटेशन जैसे टेक्निक्स इंप्लीमेंट करनी चाहिए। ये एरोजन को कम करने और स्लोप स्टेबिलिटी मेंटेन करने में मदद करती है। लैंडस्लाइड रिस्क रिडक्शन ड्राउट टाइप्स। लैंडस्लाइड्स और ड्राउट्स नेचुरल डिजास्टर्स है जो एनवायरनमेंट और कम्युनिटीज पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इस वजह से अर्ली डिटेक्शन, प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन एफर्ट्स बहुत जरूरी है। आइए सबसे पहले लैंडस्लाइड रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजीज को समझते हैं। लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग प्रिपेयर्डनेस। 8, मॉनिटरिंग अर्ली डिटेक्शन। स्लोप्स को रेगुलरली मॉनिटर करना जरूरी है ताकि इंस्टेबिलिटी के अर्ली साइंस डिटेक्ट किए जा सके।
क्रैक्स, बल्जेस या ग्राउंड वाटर लेवल में चेंजेस लैंडस्लाइड का सिग्नल हो सकते हैं। सेंसर्स और इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल करने से अर्ली वार्निंग मिल सकती है। 9th, पब्लिक एजुकेशन अवेयरनेस। कम्युनिटीज को लैंडस्लाइड रिस्क्स और इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर्स के बारे में एजुकेट करना चाहिए। रेजिडेंट्स को रिस्पॉन्सिबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। 10th, रेट्रोफिटिंग रीइंफोर्समेंट। एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना चाहिए ताकि लैंडस्लाइड इंपैक्ट्स को विथस्टैंड कर सके। इसमें फाउंडेशन स्ट्रेंथनिंग, इंप्रूव्ड ड्रेनेज और प्रोटेक्टिव बैरियर्स इंस्टॉल करना शामिल है। 11th, कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस। लैंडस्लाइड प्रिपेयर्डनेस ड्रिल्स कंडक्ट करना और इवैक्यूएशन प्लान्स एस्टैब्लिश करना जरूरी है। सेफ मीटिंग पॉइंट्स डेजिग्नेट करने चाहिए ताकि इमरजेंसी सिचुएशंस में कंफ्यूजन ना हो। 12th, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान्स। प्रॉपर इमरजेंसी रिस्पांस प्लान्स डेवलप करना चाहिए जो इवैक्यूएशन, सर्च रेस्क्यू और डिजास्टर रिलीफ प्रोसीजर्स डिफाइन करें। 13th, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अगर लैंडस्लाइड्स इंटरनेशनल बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं तो नेबरिंग कंट्रीज के साथ इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज शेयर करनी चाहिए। ये कोलैबोरेशन लैंडस्लाइड रिस्क रिडक्शन और रिस्पांस एफर्ट्स में मदद करेगा। ड्राउट्स, अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स। ड्राउट एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड होता है जब रेनफॉल या वाटर अवेलेबिलिटी सिग्निफिकेंटली कम होती है, जिसे वाटर स्केर्सिटी क्रिएट होती है। ड्राउट्स इकोसिस्टम्स, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेस और इकोनॉमीज पर वाइडस्प्रेड इम्पैक्ट डाल सकते हैं। आइए समझते हैं ड्राउट के डिफरेंट टाइप्स और उनका इफेक्ट। एक, मीटियोरोलॉजिकल ड्राउट। ये तब होता है जब एक रीजन में लंबाई समय तक सिग्निफिकेंटली बिलो एवरेज रेनफॉल होता है। ये ड्राउट प्रेसिपिटेशन लेवल्स पर बेस्ड होता है और एक छोटी या बड़ी एरिया को अफेक्ट कर सकता है। 2, एग्रीकल्चरल ड्राउट। ये ड्राउट सॉइल मॉइस्चर के डेफिशिएंसी से रिलेटेड होता है। अगर सॉइल में क्रॉप्स या वेजिटेशन सपोर्ट करने के लिए मॉइस्चर नहीं है तो एग्रीकल्चरल ड्राउट होता है, चाहे मीटियोरोलॉजिकल कंडीशंस इंप्रूव हो जाएं। 3, हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट। ये ड्राउट टैब होता है जब रिवर्स, लेक्स, रिजर्वॉयर्स और ग्राउंड वाटर सिस्टम्स में वाटर अवेलेबिलिटी कम हो जाए। लॉन्ग पीरियड्स ऑफ बिलो एवरेज रेनफॉल की वजह से स्ट्रीम फ्लो और वाटर लेवल्स गिर जाते हैं। ड्राउट्स, कॉजेस, इम्पैक्ट्स, सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स। ड्राउट एक सीरियस नेचुरल डिजास्टर है जो पानी की कमी और सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ पर बहुत ज्यादा होता है। आइए ड्राउट के कॉजेस और इम्पैक्ट्स को समझते हैं। कॉजेस ऑफ ड्राउट। ड्राउट के नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेस हो सकते हैं। एक, नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। वेदर पैटर्न्स जैसे एल नैनो और ला नीना रेनफॉल को डिसरप्ट कर सकते हैं जो एक्सटेंडेड ड्राई पीरियड्स कॉज करते हैं। 2, क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इवेपोरेशन रेट बढ़ता है और प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं। इस वजह से ड्राउट्स और ज्यादा इंटेंस और फ्रिक्वेंट हो सकते हैं। 3, वेदर सिस्टम्स। हाई प्रेशर रिजेस मॉइस्चर लादेन एयर को ब्लॉक कर सकती है जिसे ड्राई कंडीशंस क्रिएट होते हैं। 4, टॉपोग्राफी। माउंटेन्स रेनफॉल पैटर्न्स को अफेक्ट करते हैं। रेन शैडो इफेक्ट की वजह से माउंटेन्स के लीवर्ड साइड पर ड्राई कंडीशंस डेवलप हो सकती है। 5, ह्यूमन एक्टिविटीज। डिफॉरेस्टेशन, ग्राउंड वाटर ओवर एक्सट्रैक्शन और एक्सेसिव इरिगेशन ड्राउट कंडीशंस को और बढ़ते हैं। इम्पैक्ट्स ऑफ ड्राउट। ड्राउट का एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और सोसाइटी पर सीरियस इम्पैक्ट पड़ता है।
एक, वाटर स्केर्सिटी। ड्रिंकिंग वाटर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और रिक्रिएशन के लिए वाटर अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। इसे वाटर शॉर्टेजेस और रिसोर्स कंपटीशन बढ़ सकता है। 2, एग्रीकल्चरल लॉसेस। ड्राउट की वजह से क्रॉप्स डैमेज हो सकती है, यील्ड कम हो सकती है और लाइवस्टॉक लॉसेस हो सकते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फूड प्रोडक्शन और प्राइसेस पर पड़ता है। 3, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। एग्रीकल्चरल आउटपुट रिड्यूस होने से फूड प्राइसेस बढ़ जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कम होता है और टूरिज्म और रिक्रिएशन इंडस्ट्रीज भी अफेक्ट होती है। 4, इकोसिस्टम डैमेज। ड्राउट इकोसिस्टम को डिसरप्ट करता है, हैबिटेट लॉस और बायोडाइवर्सिटी रिडक्शन होती है। वाटर क्वालिटी डिग्रेड होती है और वाइल्ड फायर्स का रिस्क भी बढ़ता है। 5, हेल्थ इम्पैक्ट्स। पानी की कमी की वजह से वाटरबोर्न डिजीजेज और सैनिटेशन इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। ड्राउट रिलेटेड स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ा सकती है। 6, सोशल डिसरप्शन। रूरल एरियाज में लॉग-ऑन का लाइवलीहुड एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होता है, तो ड्राउट की वजह से डिस्प्लेसमेंट होती है। लोग अर्बन एरियाज में जॉब सर्च करने माइग्रेट करते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज पर प्रेशर डाल सकता है। कॉन्फ्लिक्ट ओवर वाटर रिसोर्सेस। कंपटीशन फॉर वाटर। जब पानी की कमी होती है तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और हाउसहोल्ड्स के बीच कंपटीशन बढ़ जाता है। पॉलिटिकल एंड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स। ड्राउट की वजह से स्टेट्स और कंट्रीज के बीच वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स शुरू हो जाते हैं, जैसे रिवर वाटर डिस्प्यूट्स। माइग्रेशन एंड सोशल टेंशंस। ड्राउट के कारण लोग माइग्रेट करते हैं, जो नए जगह पर सोशल और इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ता है। ड्राउट मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। ड्राउट मिटिगेशन और अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज का मेन फोकस है ड्राउट के इम्पैक्ट को कम करना और लॉन्ग टर्म रेजिलियंस डेवलप करना। 1, वाटर मैनेजमेंट। पानी का एफिशिएंट यूज और कंजर्वेशन ड्राउट इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकता है। स्मार्ट इरिगेशन टेक्निक्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सस्टेनेबल वाटर पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। 2, ड्राउट प्रिपेयर्डनेस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। ड्राउट प्रिपेयर्डनेस प्लान्स और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप करना इम्पोर्टेंट है। वेदर फोरकास्टिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग से ड्राउट की सेवेरिटी प्रिडिक्ट करना पॉसिबल होता है। 3, क्लाइमेट रिसिलिएंट एग्रीकल्चर। ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना जरूरी है। मल्चिंग, ड्रिप इरिगेशन और सॉइल कंजर्वेशन जैसे टेक्निक्स फार्मर्स की वल्नरेबिलिटी रिड्यूस कर सकती है। 4, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। डिफॉरेस्टेशन और लैंड डिग्रेडेशन को रोकना ड्राउट रिस्क को कम कर सकता है। वेटलैंड्स और फॉरेस्ट्स रिस्टोर करने से पानी का नेचुरल रिटेंशन इंप्रूव होता है। 5, कम्युनिटी एजुकेशन एंड एंगेजमेंट। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स ड्राउट से बचने के लिए इम्पोर्टेंट है। कम्युनिटीज को वाटर सेविंग टेक्निक्स और ड्राउट अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज के बारे में एजुकेट करना चाहिए। कंक्लूजन। ड्राउट एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैसेटेड इशू है जो सिर्फ एक सेक्टर या रीजन को अफेक्ट नहीं करता। गवर्नमेंट, साइंटिस्ट्स, कम्युनिटीज और पॉलिसी मेकर्स को मिलकर ड्राउट मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करनी होंगी। सस्टेनेबल वाटर यूज और प्रोएक्टिव अडेप्टेशन से हम फ्यूचर में ड्राउट के इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट का मीनिंग बताइए। हाइड्रोलॉजिकल और जियोलॉजिकल डिजास्टर्स में क्या डिफरेंस है? एग्जाम्पल के साथ समझाइए। एंथ्रोपोजेनिक और एनवायरनमेंटल डिजास्टर्स का क्या रिलेशन है? फ्लड्स और ड्राउट के कॉजेज एक्सप्लेन कीजिए। इंसिनरेशन क्या होता है?
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अर्थक्वेक क्या होता है? उसके इम्पैक्ट्स और मिटिगेशन मेजर्स डिस्कस कीजिए। साइक्लोन्स के फीचर्स, कॉजेस और उनका सोसाइटी पर इम्पैक्ट एक्सप्लेन कीजिए। लैंडस्लाइड्स को मिटिगेट करने के मेथड्स बताइए। क्या नेचुरल और मैन-मेड डिजास्टर मिटिगेशन में कोई सिमिलैरिटी है? अपनी रीजनिंग के साथ आंसर दीजिए।